नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बागेश्वर से आ रखी है, जहां गरुड़ इलाके में सुबह स्कूल जा रहे बच्चों पर गुलदार ने हमला बोल दिया और गुलदार के हमले में 3 से 4 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों का बैजनाथ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। बच्चे ने बताया कि हल्ला करने पर गुलदार वहां से भागा है। वहीं गुलदार के हमले के बाद बच्चों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। सुष्मिता हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सुष्मिता, जरा अपडेट दीजिए कि बच्चों की फिलहाल हालत क्या है और ये भी बताइए कि क्या अभी वन विभाग के गिरफ्त में पकड़ में है गुलदार? जब बच्चे स्कूल जा रहे थे 7:30 बजे के आसपास, तो तभी 4 बच्चे जा रहे थे, तो उनमें से किसी एक बच्ची के ऊपर गुलदार झपटा और उस दौरान सभी बच्चों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों ने पत्थरों से मारकर गुलदार को भगाया। इसी दौरान जब गुलदार ने बच्चों को कुछ हमला कर दिया तो कुछ लोग यहाँ पे आ गए। बच्चों ने जो स्कूल, अन्य बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, उनमें से कई बच्चों ने हल्ला किया, पत्थरों से उनको मारा, तब जाके गुलदार वहां से भागा और बच्चों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो देखिए, वन विभाग भी इस में जुट गया। अभी तक जो गुलदार है वन विभाग के कब्जे से बाहर है, लेकिन लगातार विभाग अब इसमें नजरें बनाए हुई थी। और बात करें पहले कुछ दिनों की, तो उससे भी कुछ दिन पहले ग्रामीणों की शिकायत वन विभाग को दी थी कि आसपास कई बार गुलदार देखा जा चुका है। इसके बाद भी वन विभाग जो था अलर्ट पे नहीं था, लेकिन आज अभी घटना हुई उसके बाद विभाग अभी मौके पे पहुंचा है और अभी लगातार जो है गुलदार की फट से लगा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम 4 लोग थे, 2 लड़के स्कूल पर आ रहे थे। मैं और मेरा दोस्त आगे चले थे, वो दोनों लड़के पीछे आई थी। वहाँ पे एक पक्ष हुआ था, हमने देखा नहीं और लड़की उसने सीधे चिल्लाया और वो लड़की के ऊपर कूद दिया। मैंने देखा कि वो मेरे घर पाते में जितने पत्थर मिले सब मार दिया उसके मुँह पे से, छोटे भागे उनसे। हमने उसको ऊपर पहुँचा, लोगों से यहाँ लेके आते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। सचिवालय में 11 बजे से शुरू होने वाली इस मीटिंग में इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर प्रस्ताव आ सकते हैं और इसके साथ ही विधानसभा के मानसून सेशन का प्रस्ताव आएगा। आपको बता दें 6 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 सितंबर से शुरू होगा और सूत्रों के मुताबिक 6 सितंबर से 12 सितंबर तक सत्र चलेगा। देहरादून में मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि मानसून सत्र के शुरू होने की तारीख तय हो गई है और इसे लेकर आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। इस मानसून सत्र में कई बड़े बिल भी लाए जाने की उम्मीद है। सत्र अगले महीने अभी तक जो अनुमान है 6 सितंबर से हम लोग इसको करेंगे, जो भी वहां पे निर्णय होगा। लेकिन चूंकि ये अनुपूरक बजट भी होगा और उसी में हम पूरे आने वाले जो सप्लीमेंट्री बजट उसको लाएंगे और चूंकि सितंबर से पहले ये होना है तो हम 6 सितंबर को उसको ला। तो सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, 6 सितंबर से बताया जा रहा है कि मानसून का सत्र शुरू होने जा रहा है। कौन कौन से ऐसे बड़े बिल हैं जो कि पास किए जा सकते हैं? आज कैबिनेट मीटिंग होगी। अब से कुछ देर बाद 11 बजे से यहाँ पर शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके कुछ कैबिनेट सहयोगी भी मीटिंग के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज की कैबिनेट का जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, जिस तरह से अभी आपने संसदीय कार्य मंत्री को सुना कि इसमें जो सेशन की डेट है उसका प्रस्ताव लाया जा सकता है और जो अनुमानित है कि 6 सितंबर से विधानसभा का जो मानसून सेशन है उस पर मोहर लगाई जा सकती है, क्योंकि आप 5 सितंबर को बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है और के ठीक दूसरे दिन से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा का मानसून सेशन शुरू हो सकता है।
आज की जो मीटिंग है और खासकर इस सेशन के मद्देनजर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस कैबिनेट मीटिंग को, इसमें बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे जो दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रहा है। उसके मद्देनजर बहुत सारे प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं, जिसमें सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी है सरकार ने उसको रिन्यू किया है, आज उस पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। फॉरेस्ट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारे प्रस्ताव आज की कैबिनेट मीटिंग में आ सकते हैं। और खासकर उत्तराखंड में दो मुद्दे बड़े चरम पर रहे हैं, यूसीसी और भू कानून। आज की कैबिनेट में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इंटरनली कैबिनेट में एक चर्चा इन मुद्दों पर हो सकती है कि 6 सितंबर से जो मानसून सेशन अगर शुरू होता है तो क्या इस सेशन में ये दोनों प्रस्ताव आ सकते हैं, क्योंकि यूसीसी आपने देखा कि पूरे देश भर की नजर उत्तराखंड पर लगी है कि उत्तराखंड ने अपना ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा इस पर सबकी नजरें हैं। तो आज की कैबिनेट में इस पे आंतरिक रूप से चर्चा हो सकती है कि इस मानसून सेशन में ये प्रस्ताव आएगा या नहीं। इस बड़ी खबर पर लगातार आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे से अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर आखिरकार 34 दुकानों पर चल गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल नगर पालिका ने सन 1988 में 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर ये दुकानें व्यापारियों को आवंटित की थी। बीते दिनों प्रशासन ने व्यापारियों को अपना सामान दुकान से हटाने के लिए 2 दिनों की मोहलत भी दी थी। हमारी हमें कहीं स्थापित कराया जाए, अपने रोजगार दिया जाए हमें, है ना, जिससे अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके, है ना। किराया कर्जा ले रखा है बैंकों से भी, कहाँ से भरेंगे, है नहीं। हमारे द्वारा जो नोटिस दिया गया था वो नगर पालिका और समाज कल्याण विभाग को दिया गया था, जिसमें से कि 26 दुकानें नगर पालिका के अंडर में थी और उसके अलावा 8 दुकानें जो थी वो समाज कल्याण विभाग की थी। तो हमारे द्वारा सिंगल नोटिस नगर पालिका को और समाज कल्याण को दिया गया था। तो आज हमारे द्वारा जो यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, इसके साथ ही बागेश्वर के साथ साथ चंपावत, उधमसिंह नगर और नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़ के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, फिलहाल किस तरह के हालात हैं वहां पर? बिल्कुल 23 और 24 तारीख के लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन 23 तारीख को कई जिलों में बारिश की खबरें भी रही, लेकिन इस बार उस तरह के नुकसान की खबरें नहीं आई। कहीं पर कोई बड़ा लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिला जिसमें कहीं पर हालात बिगड़े। लेकिन आज की अगर बात करूं तो टिहरी में, चमोली में, अल्मोड़ा में बारिश की खबरें हैं। लेकिन देहरादून की अगर बात करूं तो आज सुबह तक बारिश थी, लेकिन अब मौसम यहां पर जिसे कहेंगे थोड़ी राहत है लोगों के लिए। लेकिन अलर्ट जो 2 दिन का है 8 जिलों में, 2 जिलों में आज स्कूल भी बंद है, रुद्रप्रयाग में और चमोली में आज स्कूल बंद किए गए हैं। बाकी जिलों में आज स्कूल खुले हैं, जबकि 7 जिलों में कल स्कूल बंद थे। तो अब जैसे जैसे मानसून सीजन अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि ये जो आखिरी स्पेल होंगे अलर्ट के या भारी बारिश के, उसमें कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग हो या सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि अलर्ट रहे सभी जगहों पर। और 27 तारीख के बाद ये बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में मौसम सही रहेगा और फिर 15 सितंबर को मान लिया जाता है कि मानसून सीजन एंड होता है। तो उम्मीद यही है कि अब जो भारी बरसात ने जो नुकसान किया है आगे वो नुकसान नहीं होगा। पर आज का दिन अभी अलर्ट का है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चमोली में भी बारिश मुसीबत साबित हो रही है। भारी बारिश से पिंडर नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी के उफान पर आने से नदी किनारे वाले मकानों पर भी संकट गहराने लग गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। पिंडर नदी से जलस्तर बढ़ने से नारायण बगड़ क्षेत्र में भी नदी किनारे और बाजार को खतरा बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि पिंडर नदी का वेग कितना ज्यादा तेज है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है जो कि मुसीबत को बढ़ा रही है। तो चमोली में बारिश के साथ मुसीबतों का दौर भी जारी है। वहीं भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लामबगड़ के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर है।
वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकी गई है। पहाड़ पे बारिश की वजह से कई जगह बर्बादी हुई है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। काली नदी ने धारचूला में वार्निंग लेवल को पार कर दिया है, जबकि गोरी नदी ने मदकोट क्षेत्र में चेतावनी स्तर को पार कर दिया है। दोनों नदियों ने वार्निंग लेवल पार करने के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को दूर जाने के निर्देश दिए हैं। काली नदी के किनारे धारचूला से लेकर जौलजीबी तक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जबकि गोरी नदी के किनारे भी मदकोट से लेकर जौलजीबी तक काफी लोग रहते हैं। तो लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश के आसपास के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते लोगों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को जल जमाव की समस्या से निदान के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने जल जमाव से प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की बात कही है। न होने के कारण बड़ी समस्या वहाँ के लोगों को आ रही थी और लोग ऊपरी मंजिली पे रुकने को मजबूर थे। ऐसी ही अमित ग्राम, जहाँ पे पूरा जंगल का पानी और पूरा इकट्ठा होके और वो जनता के घरों में जाने का, मतलब लोगों के घरों में जाने का स्थिति बनी हुई थी। तो हनुमंतपुरम में हमने वहाँ पे पंप लगाने की बात कही है, परमानेंट सोल्यूशन की बात कही है। और टेरी में बारिश के बाद बकरधार के पास भारी मलबा आने से नेशनल हाईवे 94 पिछले 2 दिनों से बंद है। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुट गई है। वहीं नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड भी 8 दिनों से बंद है। इसके साथ ही बारिश के चलते जिले के 14 ग्रामीण रोड बंद है, जिसकी वजह से स्थानीय और यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर शंभू की चौकी के पास लैंडस्लाइड होने के कारण मार्ग बंद हो गया है। जेसीबी मशीन की मदद से तकरीबन 2 घंटे के बाद मार्ग को खोला जा सका है। इस न्यूज़ को तो सीधा उत्तराखंड समाचार में देखना। और हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ है। यहां पर मंदिर परिसर में बनी दुकानों के पिछले हिस्से से मलबा नीचे आ गया, जिसके बाद दुकानों की दीवार ढह जाने से खतरा बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 3 दुकानों को खाली करा दिया है और मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं चंडी देवी रोपवे को भी बंद कर दिया गया है। जैसे ही थोड़ा बारिश वगैरह रुकेगी तो उसके बाद सारा खोला जाएगा। ये इससे मंदिर ऐसे बंद हुआ? नहीं, ऐसे कभी बंद नहीं होता। लॉकडाउन में ही हुआ था। ये थोड़ी सी हल्का लैंडस्लाइड हुआ है पीछे थोड़ा सा ना, तो इस वजह से बंद करवाया गया है। इनका जो पुश्ता है वो कमजोर होने के कारण वो टूटा होगा, तो हमने वो वाली दुकानें हमने खाली करवा दी हैं और उससे जो संभावित जहाँ पे भी खतरा हो भी सकता है फर्दर जब बारिश होगी, उनको भी हमने खाली करवा दिया है। और हम यहाँ से जो यात्री जाएंगे जब तक पूरा ऊपर से सुरक्षित नहीं होता तभी शुरू करें। पिथौरागढ़ के बॉर्डर तहसील मुनस्यारी का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। हालात ये हो गए हैं कि हफ्ते भर से मुनस्यारी को जोड़ने वाली सभी सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। लंबे वक्त से सड़कों के बंद होने के चलते बॉर्डर के इलाके में रोजमर्रा की चीजों का भी संकट खड़ा हो गया है। चाइना बॉर्डर के करीब बसे मुनस्यारी को जोड़ने वाली दोनों सड़कों का बरसात में बुरा हाल है। थल मुनस्यारी रोड बनिक और हरड़िया के पास बुरी तरह बर्बाद हो गई है। इन इलाकों में करीब 1 किलोमीटर तक रोड जगह जगह जमींदोज है। बनिक में तो बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड ही नहीं बल्कि पूरा इलाका ही कई जगहों पर दरक रहा है, जबकि जौलजीबी मुनस्यारी रोड पर भी दर्जनों जगह भारी लैंडस्लाइड हो रहा है। इन दोनों सड़कों के पूरी तरह बंद होने से लाखों की आबादी पर संकट मंडराया हुआ है। लोगों की आवाजाही तो खासी प्रभावित हो रही है, लेकिन अब जरूरी चीजों का भी संकट पैदा होने लगा है। मुनस्यारी में जो भी आंतरिक ग्रामीण सड़कें हैं उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। मुनस्यारी के अंतर्गत जैसे जोशा गांधीनगर
पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, और अन्य बसंत कोट है या फिर आपका राप्ती गहला है, सभी सड़कें बहुत ही खराब हो चुका है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों पर बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, जिसके चलते दाल और चावल के साथ ही सब्जियों के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। हफ्ते भर से रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण रसोई गैस का भी संकट पैदा हो गया है और सैकड़ों गांव दुनिया से कट चुके हैं। जेसीबी मौके पे लगे हुए हैं और इसके अलावा जो अन्य सड़कें भी बंद हो रही हैं, ग्रामीण सड़कें हैं चाहे शहर की सड़कें हैं, इन सभी में बंद होने वाले स्थानों पर जेसीबी तैनात किए गए हैं। मुनस्यारी को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों के जरिए ही चाइना बॉर्डर पर जवानों के साथ ही उनका जरूरी सामान भी पहुंचता है। ऐसे में सुरक्षा बलों को भी आए दिन दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बॉर्डर को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों का हाल यही रहा तो आखिर लोगों को राहत कब और कैसे मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वहीं रक्षाबंधन से ठीक पहले धामी सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री ने सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया। उनके उत्पाद बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध। मंगलवार को गुरुवार को सचिवालय में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित राखियों के एक ऐसे ही स्टॉल पर पहुंचाकर मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ किया और इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री को राखी बांधी। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ला करके ये बहुत ही बहनों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, अच्छा मार्केट बाजार देने का काम किया है। हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके घर गांव में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाती हैं, बहुत से उत्पाद जो है वस्तुओं का निर्माण करती हैं और सरकार के द्वारा जो है उनको इन कार्यों को जो है करने के लिए बहुत कई सारी योजनाएं भी शुरू कर। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, आचार से लेकर सिलाई बुनाई। वहीं टिहरी जिले में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील बने और चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा का जियोलॉजिकल टीम द्वारा सर्वे कराया जाएगा। आपको बता दें कि 21 अगस्त को नई टिहरी चंबा रोड पर चंबा थाने के पास बनी पार्किंग की पहाड़ी भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें 5 लोग दब गए थे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा आपदा राहत कार्य चलाया गया था और शवों को निकाला गया। डीएम का कहना है कि चंबा में कई जगहों पर पहाड़ी कटान कर बनाए गए मकानों और दुकानों से आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है और अब जियोलॉजिकल टीम द्वारा ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे कराया जाएगा जिसमें भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मौके पर उनको बताया गया है कि चंबा का पूरा एक विस्तृत सर्वे कर लें और अगर कहीं से और से भी हमको टीम बुलानी पड़े, भले वो टीएचडीसी से हो या आईआईटी रोड के अन्य से भी, तो उसके लिए भी हम पत्राचार करेंगे और निश्चित तौर पे अनसेफ एरियाज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और लोगों को भी अवेयर करेंगे। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।